हाय लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके सामने एमबीबीएस एडमिशन नेपाल में कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या फीस होती है, कैसे प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है, पूरी डिटेल इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगी। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिले क्योंकि नीट का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है और काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग कंट्रीज में ऑप्शन देख रहे हैं, तो नेपाल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसका कारण ये है कि नेपाल में जो रहन सहन है वो सिमिलर इंडिया है, मतलब इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरी चीज़ जो खान पीन है, वेजिटेरियन खाना आपको वहाँ मिल जाता है। इंडिया में जो खाना खाते हैं, जो नाश्ता वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है। इसके अलावा वो खुद बना के भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिलेबस है, मेडिकल का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सिमिलर इंडिया है, मतलब इंडिया से ही उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है। नेपाल एंड बांग्लादेश में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सेम भारत जैसा है, उन्होंने भारत से ही अडॉप्ट किया है सिस्टम को। तो कैरिकुलम, मेडिकल का ड्यूरेशन, इंटर्नशिप का प्रोसेस एग्जैक्टली सब कुछ इंडिया जैसा है। नेपाल में 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप है वो कंपलसरी है। इंडिया में भी वही प्रोसेस है। उसके बाद आपको इंडिया में आना है। इंडिया में आने के बाद आपको नेशनल एग्जिट का टेस्ट देना है। अभी कंफर्म तो हो चुका है कि होगा, लेकिन 5 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो डिपेंड करेगा, लेकिन आपको नेशनल एग्जिट देना है, ये आपके माइंड में आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेपाल में, इंडिया में आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आप नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नेपाल में कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो वहाँ के लोकल एग्ज़ाम, जो वहाँ के लोकल बच्चों के लिए एग्ज़ाम होता है उसको प्रीफर करते हैं। उसमें अच्छी रैंक या मेरिट लिस्ट में आने के बाद ही आपका एडमिशन हो सकता है। सारी कॉलेजेस उसको प्रीफर नहीं करती है, नीट क्वालिफाई को ही प्रीफर करती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो उस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आपको एडमिशन देती है, मतलब आपको वहाँ का एग्ज़ाम जो है उसके लिए अप्लाई करना है, वो एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आपको नेपाल में जाने का फ़ायदा क्या है। मतलब आपको अगर इंडिया में देखिए, इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस है 80 से 90 लाख या 1 CR के ऊपर आपका जो बजट है वो पहुंच जाता है। अगर आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे इंडिया में, प्राइवेट कॉलेज में, तो आपका जो बजट रहेगा लगभग ये मान के चले 60 से 70 लाख या 80 लाख रुपये तक पहुँच सकता है, ठीक है। जो कॉलेजेस का फीस हो गया, आपका रहना खाना, ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से अगर आप नेपाल में जाते हैं तो नेपाल में जो कॉलेजेस की फीस है लगभग आप मान के चलें 50 लाख से लेकर 55 लाख, मतलब 50 से 55 और 60 लाख तक के बीच में आपको ऑप्शन मिलता है। ये किसके लिए? जो पुराने कॉलेजेस हैं। अगर आप किसी नए कॉलेज में जाते हैं, 2 साल 3 साल पुराने जो कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो लगभग 40 लाख से ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहता है। कॉलेज की मैं बात करूँ तो कॉलेजेस में आप प्राइवेट कॉलेज में भी ऑप्शन देख सकते हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपका जो अकेडमिक रिकॉर्ड है, 10th एंड 12th का जो परसेंटेज रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपका कुछ क्राइटेरिया ये भी होता है कि आपका जो नीट का स्कोर है वो केवल क्वालिफाई नहीं हो, नीट का स्कोर जो है वो 300 से अबव हो, या कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग रूल है, ठीक है। और वहाँ पे आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर आपको इंडिया में इस बजट में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कि जैसे 40 लाख 50 लाख के ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप 1 साल ड्रॉप करेंगे। उस ड्रॉप करने के बाद भी आपके पास कोई श्योरिटी है नहीं कि, मतलब कंफर्म नहीं है ना कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, तो आप नेपाल में जा सकते हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। अब नेपाल में कॉलेजेस में जो फीस है मैंने आपको बता ही दी है कि प्राइवेट कॉलेज का जो बजट है वो 40 लाख से लेकर 55 लाख 60 लाख तक के बीच में सभी कॉलेजेस का अलग अलग फीस रहता है। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उनमें लगभग 10 लाख से लेकर 20 लाख तक के बीच में आपका एक्सपेंसेस, टोटल खर्चे इसमें इंक्लूड रहते हैं। और ये टोटल 4 साल का मैं बता रही हूँ, 4.5 साल का आपका कोर्स हो गया, 1 साल की इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप डॉक्टर करेगा, 12th पास आउट जो नीट दे के MBBS करता है वो बच्चा नहीं करता है। इंटर्नशिप जो होता है वो MBBS कंप्लीट होने के बाद आपको करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर जाने का फ़ायदा ये है कि सिलेबस आपका सेम है, इंग्लिश मीडियम सिलेबस है, और आपका रहन सहन सेम है, खान पीन सेम है, आपका वेदर जो है वो सेम है, नॉर्थ स्टेट जो है वहाँ से बिल्कुल सिमिलर जैसा मौसम है। इसके अलावा अगर मौसम सेम है, खान पीन सेम है, तो आपको वहाँ पे जो होने वाली बीमारी है वो भी सेम है, बीमारी सेम है तो इलाज करने का तरीका सेम है, इलाज करने का तरीका सेम है तो जो दवाइयाँ वगैरह चलती है वो सब चीज़ें सेम है। तो अगर आप वहाँ पर सेम चीज़ें पढ़ते हो, मतलब कि जो, क्योंकि इंडिया में आने के बाद आपको इंडिया में सेटल होना है, इंडिया में ही लोगों का आपको इलाज करना है,
और इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया में आने के बाद आपको नेशनल एग्जिट का एग्ज़ाम देना है। तो नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम कब पास होगा, जब आपने सेम चीज़ें पढ़ी है, क्योंकि नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाएगी जो आपने MBBS के दौरान जो सिलेबस में आपने कवर किया है या इंटर्नशिप के दौरान आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपने सेम सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में दिक्कत आती है, ठीक है। इसीलिए बच्चे 2-2, 3-3 साल तक वो एग्ज़ाम में लट जाते हैं। अगर आपने सेम सिलेबस पढ़ा है, सब कुछ चीज़ें सेम पढ़ी है, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बच्चे मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि MCI का जो रिजल्ट है सबसे बेस्ट कहाँ का है, मतलब कि अब्रॉड से जो MBBS करके आते हैं, तो उनमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो कहाँ का है, तो सबसे पहली कंट्री आएगी नेपाल और फिर बांग्लादेश। दोनों ही कंट्री का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बच्चे जल्दी क्लियर कर लेते हैं, पहले अटेम्प्ट में बच्चे निकाल लेते हैं MCI को, क्योंकि आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो MCI को पास करने के लिए आपको नेपाल जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंट्री है। इसके अलावा मेडिकल, मतलब अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, सब कुछ चीज़ें सेम है। फिर आता है कि आप अगर फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट का जो एक्सपेंसेस रहता है वो 8 से 10,000, 12,000 अलग अलग सिटी के हिसाब से या अलग अलग जिस लोकेशन से आप जा रहे हैं, आप किस लोकेशन से हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन ऑलमोस्ट 8,000 से लेकर 15 से 20,000 तक का आपका फ्लाइट का जो एक्सपेंसेस है वो आता है। इसके अलावा बस के थ्रू जा सकते हैं, जैसे कि यूपी की बॉर्डर से या बिहार बॉर्डर से भी आप मतलब नेपाल पहुंच सकते हैं बस के थ्रू, जिसमें लगभग 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपको कैसे जाना है। अब आपको देखना है कि आपको एडमिशन जो है वो किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेना है या खुद लेना है। अगर आपको खुद को एडमिशन लेना है नेपाल में, तो आपको क्या करना है कि कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे कि आप कॉलेज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनका मेल आईडी आपको मिलेगा। फॉरेन स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस आता है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। फिर वहाँ से आपको काउंसलिंग के लिए कॉल या मैसेज आएगा, आपको मेल आ जाएगा, या आपको व्हाट्सएप, आप जो नंबर शेयर करेंगे वहाँ से आपको मतलब वो कॉन्टेक्ट कर लेंगे आपसे। और फिर वो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बता देंगे कि आपका लेटर कब इश्यू होगा, आपको आगे कैसे क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लीजिए नेपाल एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल नज़दीक में, अगर आपको कभी घूमने जाना है तो भी मतलब आपके पेरेंट्स आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मतलब नीट एग्ज़ाम दे दिया है, आपका रिजल्ट अभी बाकी है, तो इसके पहले भी अगर आपको लगता है ना, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं कॉलेज देख कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप इंडिया में भी आपको MBBS एडमिशन मिल जाता है ना, लेकिन आपको कॉलेज देखना जरूरी है। आपको उस लोकेशन में जाना, देख कर आना बहुत सही रहता है। तो अगर कॉलेज देख कर भी आते हैं ना, तो भी आप कॉलेज देख कर आ सकते हैं, क्योंकि आपका आने जाने का जो खर्चा है वो बहुत कम है। तो आप जाकर आ सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और कॉलेजेस की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो सबसे फेमस जो कॉलेज है वो है BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। इसके अलावा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, नेपाल मेडिकल कॉलेज, चितवान मेडिकल कॉलेज। ये सारे ऑप्शन है नेपाल में, जहाँ बच्चे, इंडिया के बच्चे ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं। तो आपको इन ऑप्शन में देखना चाहिए कि कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ नहीं लेना है। आप गूगल पे इनकी और डिटेल निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फीस वाले जो केस है उसमें फीस में ऐसा रहता है कि नेपाल में हर एक कॉलेज में जो फीस का प्रोसेस रहता है, कैसे फीस जमा करनी है और कैसे फीस देनी है, तो वो सबकी कॉलेजेस का अलग अलग प्रोसेस रहता है। लेकिन हाँ, आपको जो अमाउंट आपको देना है वो आपको केवल कॉलेज के खाते में ही देना है। कॉलेज का जो अकाउंट है उनमें ही डालना है। कभी भी किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं उनको आपको पेमेंट नहीं करना होता है। डायरेक्टली आपको जो मतलब कॉलेज है या जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उनके पर्टिकुलर अकाउंट में पेमेंट करना होता है। नेपाल में क्राइटेरिया ये है कि आपका 10th एंड 12th में जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो 65 से अबव होना चाहिए, मतलब 65-70% है तो आपका एडमिशन के चांसेस है, ठीक है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारी जो डिटेल है वो कवर कर ली है। इसके अलावा अगर आपको नेपाल में एडमिशन के लिए और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं मेल ID मेंशन कर दूंगी, आप मेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल वहाँ पे बता दूंगी। इसके अलावा मैं व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और आपको अगर किसी भी कंट्री के बारे में ऑल ओवर इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इंडिया में एमबीबीएस की एडमिशन के लिए या अदर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी कोई डिटेल चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर 12th मतलब 12th पास करने के बाद जितने भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में कोई डिटेल मिल गई होगी। एंड आई विश कि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग वीडियो डालते हैं, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि बच्चे का फ्यूचर मुश्किल में आ जाते हैं। बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे किसी की बातों में आके एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को मतलब चलाने के लिए बहुत सी मुश्किलें देखते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बहुत चीजें ऐसी हो जाती है। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसी अफवाह से बचें। एंड थैंक यू।